टू माय चैनल डिप्यूटेरिया। आज से हम 10th मैथमेटिक्स की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज से हमारा पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं प्रारंभ होने जा रहा है। इससे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करें, थोड़ा सा हम मैथ्स का बेस समझ लेते हैं कि 10th का मैथ्स किन कॉन्सेप्ट को लेके बना हुआ है। एक्चुअली जो 10th का मैथ्स है, यह मैथ्स सभी कंपटीशन एग्जाम में, जो एग्ज़ाम आफ्टर 12th करने के बाद में कई प्रकार की कंपटीशन एग्ज़ाम होती है, उन सभी का जो बेस होता है वो 10th का मैथमेटिक्स ही होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्लास 1 से लेकर 10th के बीच में, क्योंकि इसके बाद 10th पास आउट होने के बाद कई बच्चे अपना अपना स्ट्रीम चुनते हैं। कोई बायो साइंस में चला जाता है, कोई आर्ट में चला जाता है, कोई कॉमर्स में चला जाता है और अन्य फैकल्टीज़ के अंदर वो चला जाता है। तो यहाँ पर ये मैथ्स का जो है, ये समझ लीजिए कि आप हाई स्कूल स्तर का अंतिम पड़ाव होता है। इसके बाद कई बच्चों का मैथमेटिक्स छूट जाता है, तो यहाँ तक का मैथमेटिक्स कई कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। उस लिहाज से भी यह मैथ्स बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस बात को कहने के पीछे मेरा महत्वपूर्ण तर्क ये है कि आप इस मैथ्स को कैसे पढ़ें। मैं आपको इस मैथ्स को कैसे पढ़ाऊं कि लाइफ टाइम इसका फायदा आपको हमेशा मिलता रहे। तो आपको इस मैथमेटिक्स को, विशेषकर 10th के मैथ्स को बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल ही पढ़ना है। एवरी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, प्रत्येक कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, हर कॉन्सेप्ट की आपको समझ होना चाहिए। इस मैथ्स के अंदर आपको लगभग जितने इन फ्यूचर यूज होने वाले कॉन्सेप्ट है, उन सभी का बेस आपको 10th के अंदर मिल जाएगा। आप चाहे वॉल्यूम की बात कर लीजिए, चाहे एरिया की बात कर लीजिए, या अन्य थ्योरम्स की बात कर लीजिए, जियोमेट्री की बात कर लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री की बात कर लीजिए, स्टैटिक्स आपके इसके अंदर बहुत ही अच्छी पूछी गई है। तो लगभग जो 10th का मैथ्स बना है, वो सारी क्लासेस जितना भी मैथमेटिक्स अब तक हमने पढ़ा है और जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, उसके बीच की कड़ी हमारा 10th का मैथ्स होता है। तो हमें इसे बहुत ही सतर्कता से और बहुत ही व्यवस्थित पढ़ना होता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक एक बिल्कुल बारीकी से कॉन्सेप्ट क्लियर करके, ज्यादा से ज्यादा रटना नहीं पड़े, आपको कम से कम याद करना पड़े और ज्यादा से ज्यादा समझाकर आपको आपके अच्छे मैथमेटिक्स के स्तर तक मैं लेकर जाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पार्ट है वो है मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है, जिसका प्रस्तावना आज हम यहां पर पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि इस चैप्टर का बेस क्या है। तो यहाँ पर हमारे चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। हम कक्षा 9th में नंबर्स के बारे में पढ़कर आ रहे हैं, सभी प्रकार की हमने संख्याएं पढ़ ली है। इससे पहले मैं आपको एक और छोटी सी बात यहाँ पर रिवाइज कर दूं कि मेरी क्लासेस के अंदर 2 तरह के बैच चल रहे हैं, एक इंग्लिश मीडियम के लिए स्पेशल और एक हिंदी के लिए अलग कक्षाएं। तो यहाँ पर आज का जो बैच है, ये मेरी प्लेलिस्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि ये हिंदी मीडियम का स्पेशल बैच है। यहाँ पर आपको हिंदी मीडियम के सारे कॉन्सेप्ट, सारा मैथमेटिक्स आपको देखने को इस प्लेलिस्ट पर मिलेगा, और इंग्लिश वाली प्लेलिस्ट पर आपको सारा इंग्लिश का मटेरियल देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पर दोनों को मिक्स नहीं कर रहे हैं, दोनों को अलग अलग चलाने की कोशिश करेंगे। और आपको जैसी सुविधा लगे, आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं हिंदी में, आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश में, तो दोनों अलग अलग लैंग्वेज के अंदर ड्यूल लैंग्वेज में ये मैथमेटिक्स कंप्लीट करवाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं आपका कक्षा 9th के अंदर पढ़ के आ रहे हैं सारे नंबर्स, उन नंबर्स को हम यहाँ पर रिवाइज फिर से करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा आपको इन फ्यूचर क्या क्या इस चैप्टर के अंदर आने वाला है उस पर चर्चा करके बता देता हूं कि इसके अंदर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का देखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोथ्योरम देखेंगे, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय देखेंगे और वास्तविक संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन आंसर और उनके बेसिक्स यहाँ पर देखेंगे। तो ये जो 3 टाइप की थ्योरम्स है, इन 3 टाइप की थ्योरम के इर्द गिर्द ये हमारा टॉपिक रहने वाला है। ये पूरा का पूरा जो 1 नंबर का आपका चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, चैप्टर नंबर 1 ये रहने वाला है। इसका एग्जाम में वेटेज 5 से 6 नंबर का होता है। ये एग्जाम में 5 से 6 नंबर का पूछा जाता है। आप बिल्कुल भी इसको लेकर ये हल्के में ना लें कि ये सिर्फ 5 नंबर का, सिर्फ 5 नंबर नहीं है, यह आपको अन्य बच्चों से आगे निकालने वाला चैप्टर रहता है। जनरली 1 नंबर चैप्टर को सब हल्के में लेकर छोड़ देते हैं, उसके बाद जो थोड़े से सरल चैप्टर है उनकी तरफ सब ध्यान देते हैं। तो वहां पर आपको इस चैप्टर में स्कोर करने का अवसर ज्यादा है। यहां पर आप दूसरे बच्चों से एक्स्ट्रा नंबर लेकर आएंगे अगर इसे आप थोड़ा सा ध्यान से
समझ लेंगे। वैसे इसके जो शब्द है यूक्लिड, विभाजन, प्रमेय का थोड़े से वेटेज वाले शब्द है, लेकिन ये चैप्टर इतना कठिन नहीं। एक छोटी सी अवधारणा को लेकर ये पूरा का पूरा चैप्टर एक भाग की प्रक्रिया से बना हुआ। जनरली वो भाग हम बचपन में करते आए हैं और वो भाग हमें करना भी आता है, लेकिन एक वैज्ञानिक यूक्लिड जिन्होंने इस पर ध्यान दिया, उस बारीकी को पकड़ा और उस बारीकी को पकड़ने के बाद अपने स्टेटमेंट दिए और उस स्टेटमेंट के आधार पर दो चार चीजों को रखकर यहाँ पर इस चैप्टर को डिजाइन किया गया, जिसके अंदर उन्होंने एलसीएम निकालना बताया है, एचसीएफ निकालना बताया, लॉन्ग डिवाइड की थ्योरम बताइए कि आप कैसे बार बार डिवाइड करके जो है किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। उसके बाद डिवीजन की कुछ बारीकियां बताइए कि डिवीजन के अंदर इस प्रकार से हमारा भाजक होता है, हमारा शेषफल आता है, हमारा भागफल आता है, वो सारी बातों को यहाँ पर समावेशित करके बताया गया है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं को सबसे पहले इसके क्या बेसिक्स होते हैं वो हम सब समझ लेते हैं। यहाँ पर आप मुझे बिना स्किप किए देखते रहिए, समझते रहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको मैथमेटिक्स में किसी प्रकार की कोई परेशानी इन फ्यूचर नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सबसे पहले हम वास्तविक संख्याएं, जैसा हमने कहा था कि भाई पहले हम वास्तविक संख्याओं को क्लियर कर लेते हैं कि वास्तविक संख्या क्या है। इस चैप्टर का जो नेम है वास्तविक संख्या है, उसका हम प्रस्तावना देखते हैं, उसका बेस देखते हैं, इसका बेसिक क्या है। उसका बेसिक सबसे पहले निकलता है हमारे नंबर सिस्टम से। हमें नंबर सिस्टम की समझ होना चाहिए कि नंबर्स होते क्या है। वास्तविक संख्याएं जो है इस सारी संख्याओं से मिलकर जो संख्या बनती है वो हमारी वास्तविक संख्या बनती है। जनरली व्यवहार में जितनी भी संख्याएं हम दिन भर में यूज करते हैं, जितने प्रकार के नंबर हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, उपयोग करते हैं, वे सारे नंबर से जो है हमारे वास्तविक संख्याएं ही हैं। तो हम एक एक करके फटाफट इसका रिवीजन कर लेते हैं और ये हमें आना भी चाहिए। ये हमारा मैथमेटिक्स का बेस होता है, क्योंकि नंबरों से मिलकर ही तो मैथमेटिक्स बना और नंबरों की समझ हमें होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृत संख्या क्या होती है। एक एक करके इसको क्लियर करेंगे। प्राकृत संख्या को हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, या फिर इसे हम कहते हैं काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग का अर्थ होता है कि गिनने वाला अंक, गिनने वाला नंबर या गिनने वाली संख्या। जब भी हम किन्हीं चीजों को गिनते हैं, तो जब हम किसी चीज को गिनते हैं, चाहे हमारी उंगलियों की संख्या को गिने, चाहे आपकी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या को गिने, तो जनरली हमारा आंसर पॉजिटिव ही आता है। मतलब एक से ज्यादा, एक से लेकर अनंत तक आ सकता है। लेकिन कभी भी कोई संख्या को हम गिनने बैठे और ये कहें कि जाओ उस कक्षा में देख के आओ कितने बच्चे बैठे हैं, तो 0 बच्चे बैठे हैं, इस प्रकार का आंसर आपको कभी देखने और सुनने को नहीं मिलेगा। तो 0 जो है कोई गिनने वाला अंक नहीं है, गिनती का अंक नहीं है, काउंटेबल डिजिट नहीं है, काउंटेबल नंबर नहीं है। तो प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती है जिन संख्याओं का उपयोग हम गिनती करने के लिए, किसी चीज की काउंटिंग करने के लिए करते हैं। इस नंबर को हम जनरली n से, कैपिटल N से डिनोट करते हैं, और कैपिटल N से डिनोट करने के बाद इसको स्टार्ट किया जाता है 1 से। 1 2 3 4 5 6 से लेकर अप टू इन्फिनिटी। जहां तक आप अंकों को लिख सकते हैं वहां तक ये संख्याएं चली जाती है, और इसे ही हम प्राकृत संख्या कहते हैं, क्योंकि यह संख्या हमें प्रकृति ने सबसे पहले दी है। यह प्राकृत संख्याएं हैं जिनको प्रकृति ने दिया है। मतलब सबसे पहले हम काउंटिंग करते हैं और इसके बाद की जो संख्याएं बनाई गई है वो हमारे द्वारा डिजाइन की गई है। लेकिन ये जो नंबर है ये हमारा कंप्लीट नंबर है, ये हम काउंटिंग में उपयोग करते थे, इसलिए इसको हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। नंबर 2 पे बात आती है हमारी पूर्ण संख्याओं की। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती है जिन संख्याओं, मतलब प्राकृत संख्या के अंदर अगर 0 को और मिला दिया जाए, प्राकृत संख्या के अंदर 0 को और मिला दिया जाए, तो ये संख्या हमारी स्टार्ट होती है हमारा सेकंड नंबर यहाँ पर आता है पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती है, हम पहले इसको थोड़ा सा फिर से एक बार लिख लेते हैं कि ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 से लेकर इन्फिनिटी तक के अंक हैं हमारे, और पूर्ण संख्याओं को हम W से डिनोट करते हैं।
W से डिनोट करते हैं। और पूर्ण संख्याओं के अंदर 0 से स्टार्ट होती है, 1 0 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी। इन दोनों संख्याएं, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में सबसे मोटा अंतर यही होता है कि इसके अंदर एक 0 अतिरिक्त होता है। मतलब ये संख्याएं नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है और हमारे होल नंबर्स जो है 0 से स्टार्ट होते हैं। इसके बाद अप टू सारा जितनी भी संख्याएं प्राकृत है वो सब इसके अंदर समाहित रहती है। तो हमें अगर पूछा जाए कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या के अंदर किस अंक का डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस है 0 का। मतलब आपके पूर्ण संख्या के अंदर सिर्फ 0 ज्यादा होता है, बाकी ये सारी प्राकृत संख्याएं यहां से वापस स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद अगला जो नंबर आता है वो पूर्णांक का। पूर्णांक किसे कहते हैं, इसके नाम से ही क्लियर है कि पूर्ण अंक, मतलब आपके सारे अंक इसके अंदर समाहित है। सारे अंकों से अर्थ है कि समस्त ऋणात्मक, 0 और समस्त ऋणात्मक 0 और समस्त धनात्मक, ये सारे डिजिट आपके मिलके पूर्णांक बनाते हैं। और पूर्णांक को z से प्रदर्शित किया जाता है। मतलब z बराबर अगर हम लिखें तो इस तरफ से लिखते हुए आए और यहाँ पर मान लीजिए 0 है तो 0 के इस तरफ हमेशा 1 2 3 4 5 इस प्रकार के अंक आपको देखने को मिलेंगे और ये सारे प्लस में रहेंगे। और इस तरफ हमें -1 -2 -3 इस तरफ मिलेंगे। मतलब ऋणात्मक अंक यहाँ पर और धनात्मक अंक यहाँ पर, और यहाँ पर आपका 0 मिलता है। और इन सारे डिजिट्स को मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये हमारा पूर्णांक है या z है। तो z को हम संख्या रेखा पर भी दिखाते हैं। संख्या रेखा मतलब पूर्णांकों के दिखाने के लिए ही बनी है। यहाँ पर संख्या रेखा होती है, संख्या रेखा पर एक जगह 0 होता है और इस तरफ सारे आपके जो अंक होते हैं वो प्लस में होते हैं। ये +1, ये +2, ये +3, ये +4 और इस तरफ के आपके होते हैं माइनस के अंदर, -1 -2 -3 -4 अप टू इस तरफ भी चलता जाएगा और इस तरफ भी चलता जाएगा। तो ये सारे जो डिजिट होते हैं इन सबको मिलकर हमारा पूर्णांक z बनता है। इसके बारे में एक छोटी सी समझ और देख लेते हैं कि हमें संख्या रेखा पर एक चीज प्रदर्शित की जाती है कि कौन सी संख्या छोटी और किस तरफ की संख्या बड़ी। तो संख्या रेखा पर हमेशा जब हम इस तरफ बढ़ेंगे संख्या रेखा के ऊपर तो संख्याएं बड़ी होती जाती है, उनका मान बढ़ता जाता है। जैसे मान लीजिए ये +2 है और ये +4, आपसे कहा जाए कि इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है, तो हम संख्या रेखा पर इस तरफ वाली जो संख्या है वो आपकी बड़ी संख्या होगी। चाहे किसी भी दो संख्याओं की तुलना करने को कहा जाए, मान लीजिए कि यहाँ -3 है और -3 और +2 के बीच में कहा जाए कि इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है, -3 बड़ी है कि +2 बड़ी है, तो इस तरफ वाली एक इधर और एक इधर, दो की तुलना करना हो, एक इधर और एक इधर, तो इस तरफ बढ़ने पर हमेशा संख्याओं का मान बढ़ता जाता है, उनकी वैल्यू बढ़ती जाती है, मतलब वे बड़ी संख्याएं हैं। तो यहाँ पर ये बड़ी संख्या है। इसके बाद थोड़ा सा और संख्या रेखा को हम बारीकी से देख लेते हैं। इन सबको यहाँ पर हटा देते हैं। मान लीजिए थोड़े संख्या रेखा फिर से क्लियर कर लेते हैं। संख्या रेखा बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है मैथमेटिक्स का। ये हमारा 0 है, यहाँ हमने जो नंबर्स दिए थे ये 1 2 3 4 5, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 अप टू इस प्रकार से इस तरफ चलता जाएगा और इस तरफ चलता जाएगा। ये हमारी पूर्ण संख्याओं को दर्शाने के लिए संख्या रेखा होती है। तो यहाँ पर अभी आपसे मैंने कहा कि इस तरफ बढ़ने पर हमेशा संख्याओं की वैल्यू बढ़ती जाएगी, संख्याओं की वैल्यू बढ़ती जाएगी, उनका मान इंक्रीज होगा, बढ़ता जाएगा। और इस तरफ आने पर मान हमेशा डिक्रीज होगा। इस तरफ आएंगे संख्या रेखा के ऊपर तो हमें मान घटता जाएगा संख्याओं का, और इस तरफ जाने पर मान बढ़ता जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको तुलना करने को कहा जाए कि -4 और -2 में कौन सी संख्या छोटी है, आपसे कहा जाए कि -4 एंड
-2, ऋण 2, ऋण 4 में से कौन सी संख्या छोटी है। तो हमने ये अभी सीख लिया है, ये समझ लिया है कि इस तरफ आने पर संख्याएं छोटी होती है और इस तरफ आने पर संख्याएं बड़ी होती है। मतलब इन दोनों की अगर तुलना करें तो ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है। और अगर आप डिक्रीज वाली लाइन से देखें तो ये संख्या की तुलना में ये संख्या छोटी है। तो ये संख्या जो है आपकी छोटी है। चाहे ये -4 लिखा है, आप 4 को देखकर कुछ भी अंदाजा ना लगाइए। 4 माइनस का है, मतलब ऋण का 4 है और ऋण का 2 है। तो जो ऋण की संख्याएं होती है जितनी बड़ी होती है वे उतनी ही छोटी होती है, और जो जितनी छोटी होती है ऋण में वो उतनी ही बड़ी होती है। तो यहाँ पर -2 की वैल्यू -4 के मुकाबले ज्यादा है। तो ये आपकी संख्या रेखा की समझ हो गई और ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। इसे नोट कर लीजिए आप कि संख्या रेखा पर बड़ी संख्याएं किस तरह देखी जाती है और छोटी संख्याएं किस तरह से देखी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारी संख्या है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती है, यहाँ पर हमारा अगला है अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती है? वे संख्याएं जिन संख्याओं में स्वयं और एक का भाग जाए, वे सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, यह बहुत ही बारीक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है कि वे संख्याएं जिनमें स्वयं का और एक का भाग जाए वे सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं। हम एक संख्या गिनती लिख लेते हैं, इसमें ये सारा काम यहां से यहां तक का निपट जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार से ये डिजिट लिखे हैं। इसके अंदर हमें देखना है कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है। तो अभाज्य संख्याओं की डेफिनेशन में मैंने आपसे कहा कि वे संख्याएं जो जिनमें स्वयं का और एक का, स्वयं मतलब वो संख्या स्वयं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 है, 1 में अगर मैं आप भाग लगाने की कोशिश करूं तो 1 का भाग जाता है और स्वयं भी 1 है। इसके बाद अगर 2 की बात करें तो 2 में 2 संख्याओं का भाग जा सकता है, एक तो 2 का जा सकता है और एक 1 का जा सकता है। 1 का भाग भी 2 में जा सकता है। 1 वो यूनिवर्सल संख्या है जिसका भाग प्रत्येक संख्या में चला ही जाता है। तो 1 का भाग तो चला ही जाता है, इसके बाद 2 का भाग भी चला जाता है। तो ये जो हमारा अंक है 2, यह प्राइम नंबर कहलाएगा, मतलब अभाज्य संख्याएं कहलाएगा। इसे इंग्लिश में प्राइम नंबर भी कहते हैं। इसके बाद हम 3 को देखते हैं। 3 में क्या होता है? 3 में 3 का भाग चला जाता है और 1 का भाग भी चला जाता है, इसलिए यह भी एक अभाज्य संख्या है। 4 को देखते हैं, 4 की क्या स्थिति है। 4 को थोड़ा सा अलग कलर से ले लेते हैं। 4 में हम देखते हैं किन किन संख्याओं का भाग जाता है। एक तो 4 का चला गया, एक 2 का चला गया और एक 1 का चला गया, मतलब 1 का भाग भी 4 में जा सकता है। 2 दूना 4 होता है, 4 एकम 4 होता है। तो इसमें चला गया 3 संख्याओं का भाग, एक 4 का, एक 2 का और 1 का, इसलिए यह जो है हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। इसके बाद 5 को देखते हैं हम। 5 की क्या स्थिति है? 5 को अगर देखें तो 5 में एक 5 का भाग जाता है और एक 1 का भाग चला जाता है। इसके बाद 5 में किसी और संख्या का भाग नहीं जाता, इसलिए यह संख्या हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर 1 को मैंने छोड़ दिया है। 1 जो है ना तो आपकी भाज्य है ना ही अभाज्य है, इन दोनों से बाहर की कैटेगरी में 1 को रखा गया। उसका कारण है कि यह दी गई डेफिनेशन को पूरा नहीं करता है। भाज्य संख्याओं की और अभाज्य संख्याओं की दोनों की डेफिनेशन को यह पूरा नहीं करता है। अभाज्य संख्याओं की डेफिनेशन ये है कि उस संख्या में स्वयं का और 1 का भाग जाना चाहिए। तो यह जो डेफिनेशन को पूरा नहीं करती है, इसलिए 1 को अभाज्य संख्याओं से बाहर की कैटेगरी में रखा गया है। यहाँ पर आप देखेंगे 2 लगता तो नहीं है कि 2 आपका अभाज्य होगा, लेकिन 2 जो है इस डेफिनेशन को फिल करता है। इस कारण से 2 हमारा अभाज्य है, 3 हमारा अभाज्य है और 5 हमारा अभाज्य है। इसके बाद अगर बढ़े 6 के आप अगर गुणनखंड देखें या 6 के फैक्टर देखें या 6 में किन किन संख्याओं का भाग जाता है, तो 6 के अंदर हम जनरली 2 का भाग दे सकते हैं, 1 का भाग दे सकते हैं, 3 का भाग दे सकते हैं और स्वयं 6 का भाग भी जा सकता है, इसलिए यह जो है अभाज्य संख्या नहीं है। फिर हमें मिल जाएगी 7 जो कि एक अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार से 8 भी हमारी अभाज्य संख्या नहीं है और 9 भी हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। तो यह जो है अभाज्य संख्याओं को पहचानने के डेफिनेशन है कि आप अभाज्य संख्या की पहचान कैसे करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अभाज्य संख्याओं के बाद हमारा नंबर आता है यहाँ पर भाज्य संख्याओं का। भाज्य संख्याएं
भाज्य संख्याएं क्या होती है, हम देखते हैं यहाँ पर भाज्य संख्याओं को। तो भाज्य संख्याएं क्या होती है, जो संख्याएं अभाज्य है उनको छोड़कर बाकी की संख्या, उसमें से एक का हम जिक्र नहीं कर रहे हैं, एक भाज्य और अभाज्य दोनों की श्रेणी से बाहर है। इसके बाद में नेचुरल नंबर में से जो संख्याएं बचती है वे सारी भाज्य संख्याएं ही है। दो कैटेगरी है उन दोनों संख्याओं की, मतलब आपका जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर हमारा स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5, इसके अंदर से आप 1 को बाहर कर दीजिए। इसके बाद यहाँ से जो संख्याएं बचती है 2 से लेकर अप टू इन्फिनिटी तक, इसके अंदर या तो कोई संख्या भाज्य है या वो संख्याएं अभाज्य है। एक को छोड़कर बाकी संख्याओं में जो हमने अभी अभाज्य छांट लिए, हमने छाटा कि 2 हमारी अभाज्य थी, 3 हमारी अभाज्य थी, 5 हमारी अभाज्य थी, 7, तो इसके बाद बचती है 4, उसके बाद बचती है 6। ये सारे नंबर्स जो है हमारे भाज्य संख्याएं कहलाती है। तो इसको थोड़ा सा हम डेफिनेशन के रूप में देख लेते हैं। क्या कहती है इन संख्याओं की डेफिनेशन? भाज्य संख्याएं वे संख्या होती है जिसके अंदर भाज्य संख्याओं के अंदर 3 प्रकार से, एक तो स्वयं का भाग जाना चाहिए, एक अन्य का भाग जाना चाहिए और एक का भाग जाना चाहिए। ये डेफिनेशन अगर वो पूरी करती है तो वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती है। तो भाज्य संख्याओं की डेफिनेशन हम फिर से एक बार दोहरा देते हैं। क्या है भाज्य संख्याएं? कि भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनके अंदर स्वयं का भाग चला जाए, मतलब संख्या स्वयं का, अन्य एक और संख्या का और एक का। अभी हमारी अभाज्य की शर्त थी कि स्वयं का जाना चाहिए, स्वयं का और एक का जाना चाहिए। स्वयं का और एक का चला गया तो वे संख्याएं अभाज्य हो गई। लेकिन अन्य किसी और संख्या का भाग अगर चला जाता है तो वे संख्याएं आपकी भाज्य संख्याएं कहलाती। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4 है, 4 को हम एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। 4 में हम भाग लगाते हैं, किन किन संख्याओं का भाग जा सकता है। 1 का चला जाएगा, 2 का चला जाएगा और 4 का। तो यहाँ पर 4 और 1 ये अभाज्य की शर्त थी और भाज्य की शर्त है कि अन्य किसी और एक। इसके अंदर ये वाला जो है प्लस है। अभाज्य से भाज्य में प्लस क्या है? अन्य किसी और संख्या का। अन्य किसी और मतलब 1 और 4 को छोड़कर, 1 और 4 को छोड़कर, तो 1 और 4 को छोड़कर देखें तो 2 वो संख्या है, इसलिए 4 हमारा जो है भाज्य संख्याओं की श्रेणी में आ जाता है। इस प्रकार से हम अगला देखें 6, तो 6 के अंदर भाग लगाते हैं हम। 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा और स्वयं 6 का जाएगा। तो यहाँ पर 1 और 6 हमारी अभाज्य की शर्त थी। उसके बाद भाज्य की शर्त में अन्य किसी और का मतलब 1 2 ही काफी है। एक कोई भी संख्या होगी तो वो स्वतः ही भाज्य संख्या बन जाएगी। तो यहाँ पर 1 से ज्यादा है तो ये 2 संख्याएं हैं, 2 हो 10 हो 20 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 1 और 6 को छोड़कर एक और संख्या होना अनिवार्य है भाज्य होने के लिए। तो ये इसकी शर्त पूरी करता है, इसलिए हम इसे जो है भाज्य संख्या की श्रेणी में रखेंगे और यह संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है हमारा सम संख्याएं। थोड़ा सा हम आपको संख्याएं जो पेयर के रूप में होती हैं उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। सम संख्याएं जैसे मान लीजिए आपकी संख्या 1 2 3 4 5 6, तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, जैसे मान लीजिए 2 है, 2 का अर्थ है कि 1 और 1 2, 3 में 1 2 3, तो अगर पेयर बनाते हैं तो 1 का पेयर बन जाता है और 1 हमें एक्स्ट्रा बचती है तो उसे हम विषम की श्रेणी में रखते हैं। 4 है, 4 को हम पेयर के रूप में लिख सकते हैं। 1 1 1 1 इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया। तो जिन संख्याओं के अंदर पेयर बन जाते हैं, जोड़े बन जाते हैं, उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। ये इसकी बेसिक समझ है। बाकी हमें याद है कि ये संख्याएं 2 4 6 ये सब संख्याएं हमारी सम संख्याएं होती है। तो कौन कौन सी होती है देख लेते हैं। यहाँ पर 2 4 6 8 से लेकर सारी संख्याएं इस प्रकार से आगे बढ़ती जाएगी और वे सारी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है। इसके बाद विषम संख्याएं। विषम संख्याएं वे संख्याएं जो सम संख्या को छोड़कर बचती है, वे सारी विषम संख्याएं कहलाती है। 1 3 5 7 9 ये सारी संख्याएं चलती जाएगी इस प्रकार से आगे और ये सारी विषम संख्याएं कहलाती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर आता है परिमेय संख्याओं का। इस लेसन के अंदर काफी सारा मटेरियल हमें परिमेय संख्याओं से पढ़ना है, तो परिमेय संख्याओं को हमें बहुत बेहतर तरीके से समझना है।
परिमेय संख्याओं को बहुत ही बेहतर तरीके से समझना है। परिमेय संख्याओं को हम जनरली Q से डिनोट करते हैं, हमें यह आना चाहिए कि Q से लिखते हैं। और एक स्पेशल फार्मूला होता है Q इक्वल टू P बटे Q, और Q नॉट इक्वल टू 0 लिखा जाता है। यहाँ पर बहुत ही इस सारी जो संख्याएं लिखी है, इन सारी संख्याओं में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई संख्या है तो वह है परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच अंतर। और ये इस पार्ट का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। इस लेसन के अंदर परिमेय संख्याओं का बहुत इंपॉर्टेंट रोल बनता है। तो हमें परिमेय संख्याओं की समझ बहुत बेहतर तरीके से होना चाहिए, और बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट भी परिमेय संख्याएं करती है। तो यहाँ पर हमने देखी डेफिनेशन कि Q, ये संख्याएं इस फॉर्म में लिखी जाती है, Q बराबर P बटे Q, मतलब परिमेय संख्याओं को P बटे Q की फॉर्म में लिखा जाता है। और वहाँ पर एक शर्त जोड़ दी गई है कि Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब हम इसे इस प्रकार से भी देख सकते हैं, ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। अभी हम इससे P बटे Q की फॉर्म में ही समझते हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे फिर। तो P बटे Q में Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो नीचे वाली संख्या है, मतलब हमने लिखा है P बटे Q। तो यहाँ पर जो Q है यह कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा तो क्या होगा, हम समझते हैं। मान लीजिए 0 हो गया 5 बटे 0, 5 बटे 0 का अर्थ हो गया यहाँ पर 0। तो 0 कोई परिमेय संख्या नहीं है, तो हमें इसलिए इस Q को 0 नहीं होने देना है। Q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। यह शर्त अगर आप इसके साथ में नहीं लिखेंगे तो आपकी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होगी। मतलब Q नॉट इक्वल टू 0 इसके साथ अटैच करना बहुत ही जरूरी है। मतलब Q की कोई एक वैल्यू तो होना ही चाहिए, चाहे वह संख्या 1 ही क्यों ना हो। अगर हम आपसे पूछें, आपसे एग्जाम में यह पूछ लिया जाए कि क्या 5 कोई परिमेय संख्या है, आपसे हम पूछते हैं कि क्या 5 कोई परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या की डेफिनेशन ये है, आपके दिमाग में ये रहती है कि P बटे Q और Q नॉट इक्वल टू 0 वाली सभी संख्याएं परिमेय संख्या होती है। सर ने बताया था वे संख्याएं बटे में होती है। जनरली हमारे दिमाग में इस प्रकार की संख्याएं आती है 2 बटे 3, 7 बटे 4, 8 बटे 11, इस प्रकार की जो संख्याएं हैं इसे हम परिमेय संख्याओं की समझ के रूप में रखते हैं। लेकिन इसके उलट आप क्लास 10th में आप 5th 6th से बाहर आइए और अपने मैथमेटिक्स का थोड़ा सा यहाँ पर विस्तार कीजिए। आपको 5 के बटे में 1 भी देखने को मिल सकता है। अगर आप 5 लिखते हैं और उसके बटे में कोई संख्या नहीं है, इसका अर्थ है कि वहां पर 1 उपलब्ध है, वहां पर 1 है, तो आप इसे 5 बटे 1 के रूप में लिख सकते हैं। तो आपकी P की वैल्यू 5 हो गई, Q की वैल्यू आपकी 1 हो गई। तो यह होने के बाद एक शर्त है कि Q नॉट इक्वल टू 0, क्या यहाँ पर 1 है उसकी वैल्यू 0 है क्या, यहाँ पर Q की वैल्यू 0 नहीं है। इसलिए यह जो 5 है, हमने जो लिखा 5, यह 5 आपकी परिमेय संख्या है, मतलब 5 भी कोई परिमेय संख्या है। तो हम इस प्रकार से इसकी समझ बना सकते हैं, इसे समझ सकते हैं कि 5 भी एक परिमेय संख्या है। तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आती है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, अभी परिमेय संख्याओं को आप क्लियर कर चुके हैं। एक बार और रिपीट कर देता हूं कि Q सिंबल के द्वारा दर्शाया जाता है। Q इक्वल टू P, Q बराबर P बटे Q होता है, Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। और परिमेय संख्याएं सभी प्रकार की संख्याएं हो सकती है जिसके फॉर्म P और Q के रूप में हो, एक संख्या ऊपर हो और एक नंबर नीचे हो और Q की वैल्यू 0 ना हो, बस इतनी सी शर्त है। अगर 0 हो गई तो वो परिमेय संख्या की श्रेणी से बाहर हो जाएगी। इसके आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि इस लेसन के अंदर परिमेय संख्याओं का एक रूप हमें और देखने को मिलेगा, हम उस पर भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा मैं इसे भी यहां से क्लियर कर देता हूं। P बटे Q कोई संख्या है, मान लीजिए P बटे Q कोई संख्या है, मतलब कोई P है और कोई Q है, तो P में हम Q का भाग लगा रहे हैं। जनरली ये इस प्रकार से लिखा जाता है कि Q का भाग
Q का भाग हम P में लगा रहे हैं। अगर आपके पास लिखा है 5/2 तो इसका अर्थ है कि 2 का भाग हम 5 में लगा रहे हैं। 2 का भाग 5 में दिया जा रहा है, यहाँ पर Q का भाग P में दिया जा रहा है। इस प्रकार से इसका अर्थ हम समझ सकते हैं। तो यदि हम Q का भाग P में देंगे, Q का भाग P में देंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज यहाँ पर हो सकती है, क्या क्या संभावनाएं हो सकती है यहाँ पर उत्तर आने की। यहाँ पर जो आंसर आएगा आपका वो आंसर किस प्रकार से आ सकता है। नंबर 1 संभावना ये बनती है कि जब आप Q का भाग P में दें तो आपका उत्तर इस प्रकार से आ सकता है 0.232323। इस प्रकार से यह आपका जो 23 है ये बार बार रिपीट होगा, बार बार आएगी, ये 232323 आते ही चली जाएगी। मतलब आप जब भी भाग लगाएंगे उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे तो एक बार 2 आएगा, उसके बाद 3 आ जाएगा, वापस से 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। मतलब इसे हम लिख सकते हैं 0.23 गणित की भाषा में। और यहाँ पर इस एक लाइन को बोला जाता है बार, मतलब ये 2-3 बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हम लिखते हैं 0.23 के ऊपर बार। यह आपका रिपीट हो रहा है। जरूरी नहीं कि यहाँ पर 2-3 हो, यहाँ पर 5 अंकों की कोई संख्या भी हो, 5 अंक भी हो सकते हैं। इस प्रकार से भी हो सकता है 0.137996, फिर 13796, इस प्रकार से भी हो सकता है। मतलब कितनी भी संख्याएं बार के रूप में आ सकती है। तो हमें समझना यह है कि कुछ डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इस प्रकार का एक आंसर आपको प्राप्त यहाँ पर हो सकता है, जिसे हम जो है बार के रूप में लिख सकते हैं। और सेकंड कंडीशन क्या आ सकती है वो देखते हैं। एक कंडीशन ये आ सकती है कि हम Q को P से भाग लगाएंगे और इस प्रकार बार में हमारा आंसर आएगा और ये निरंतर प्रक्रिया चलती ही रहेगी, ये सतत प्रक्रिया चलती ही रहेगी। तो हम इसे यहाँ पर बार लगा के एंड कर देते हैं, लिख देते हैं। अगली स्थिति ये हो सकती है कि Q का हम P में भाग लगाएं और उत्तर आ जाए 0.3157 और यहाँ आकर आपका आंसर फिनिश हो जाए। यहाँ पर आपका Q का P में भाग देने के बाद जब 7 बार यहाँ पर भाग लगाएंगे उस समय आपका यहाँ पर शेषफल 0 बच जाएगा। जब शेषफल 0 बच जाएगा मतलब आपके भाग की प्रक्रिया यहाँ पर समाप्त होती है। जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा मतलब आपके भाग की प्रक्रिया समाप्त होती है। तो जब 0 आ जाएगा और यहाँ पर 7 आ जाएगा, इसके बाद हम इसे आंसर के रूप में लिख देंगे। तो एक तरीका ये हो सकता है जब Q का भाग P में जाएगा। तो ये 2 तरीके हो सकते हैं। इसके बाद एक तीसरा तरीका और हो सकता है। ये तरीका ये है कि 0.3145496870665 इस प्रकार से हर बार आपको रिमाइंडर में कुछ बचेगा और फिर आप भाग लगाएंगे, फिर एक नया डिजिट मिलेगा, फिर नया डिजिट मिलेगा, फिर आप भाग लगाएंगे, फिर एक नया डिजिट मिलेगा। मतलब आपकी जो प्रक्रिया है निरंतर कंटिन्यूस जारी रहेगी। जहां तक आप भाग लगाते हुए जाएंगे यह प्रक्रिया आपकी चलती ही जाएगी। ना भाग खत्म होगा, ना संख्याएं खत्म होगी, ना आंसर खत्म होगा। तो यहाँ पर आंसर आपका लंबा होता ही चला जाएगा और कहाँ तक आंसर जाएगा पता नहीं। हर बार क्योंकि नया डिजिट आ रहा है और नया डिजिट आ रहा है और नई संख्या आ रही है और नया आंसर बन रहा है, तो आप जो है इसको एंड नहीं कर पाते हैं। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं कि इस एक डिजिट को लेके एक अंक बढ़ा देते हैं और इसे एंड कर देते हैं। लेकिन वो एक अलग बात है, वो अंकों को व्यवस्थित करने का क्रम होता है। लेकिन यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि इस प्रकार से ये प्रक्रिया भाग की चलती ही रहेगी। तो ये एक तीसरा टाइप हो जाता है। तो इन दोनों को जो है हम परिमेय संख्याओं की श्रेणी में रखते हैं। इसका उपयोग इस लेसन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है और होना है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर ये तीसरा जो टाइप है इसे अपरिमेय के अंदर रखेंगे। मतलब परिमेय संख्याएं P/Q की फॉर्म में होती है और P/Q की फॉर्म में ये 2 टाइप आपके यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद जो है भाग की प्रक्रिया जहाँ पर सतत जारी रहती है वे सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याओं की श्रेणी में चली जाती है। तो हमने परिमेय के साथ अपरिमेय को भी पढ़ लिया है। तो परिमेय संख्याएं P/Q की फॉर्म में लिखी जाती है जहां पर Q ≠ 0 होता है। हम और भी डिटेल में जाएंगे, लेकिन आज का जो हमारा लेक्चर है वो सिर्फ इंट्रोडक्शन का है। वो मैथमेटिक्स की जो वास्तविक संख्या है इनका बेसिक है। इसका बेस कैसे तैयार होगा तो मैं आपको इसका बेस बनाकर दे रहा हूं, तैयार कर रहा हूं। इसके बाद हम लेक्चर के ऊपर आएंगे, मेन टॉपिक के ऊपर। तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट है वो ये है अपरिमेय हो गया। तो अपरिमेय को हम जो है √3, √2, √5
इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं। और अंडर रूट अगर नहीं निकलता है उनका तो वे सारी संख्याएं अपरिमेय संख्या के रूप में आती है, और विशेष तौर पर पाई को भी लिखा जाता है और देखा जाता है। लेकिन पाई की वैल्यू फिक्स है। आप कहेंगे अभी आपने कहा कि इसकी वैल्यू जो है ना अपरिमेय में जब भाग लगाया जाता है इसकी वैल्यू होती है 22/7। जब हम 7 का भाग लगाते हैं 22 में तो 7 या 21 लगाते हैं, 7 का भाग 22 के अंदर 7 या 21 बचा यहाँ पर 1 और फिर दशमलव लगाया 0, फिर 7 एकम 7 और बचा यहाँ पर 3 और फिर यहाँ पर दशमलव लगा है 0 तो 7 चौको 28, फिर यहाँ पर 28 आ गया है और फिर 28 घट के 2 बचता है और यहाँ 20 हो गया। ये प्रक्रिया जारी रहेगी और इसके बाद हम इसको जो है यहाँ पर एक इस प्रकार से यहाँ पर एंड कर देते हैं। लेकिन एक चीज़ जो इसमें समझने वाली ये है कि पाई के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पाई को हमने अपरिमेय संख्या के रूप में क्यों रखा है, इसकी वैल्यू हम यहाँ पर 22/7 लिखते हैं। इसमें एक जानने वाली चीज ये है कि 22/7 पाई की एक्चुअल वैल्यू नहीं है, यह पाई का एक क्लोज मान है, एक सन्निकट मान है जिसको मैथमेटिकल संख्याओं में यूज करने के लिए, उपयोग करने के लिए एक फिक्स वैल्यू 22/7 के रूप में डिनोट किया जाता है, दर्शाया जाता है पाई की वैल्यू को 22/7, या इसको हम 3.14 भी लिख देते हैं अपनी सुविधा की दृष्टि से। 3.13 भी नहीं और 3.15 भी नहीं, हम इसे 3.14 लिख देते हैं। तो ये हमारी एक पाई की फिक्स वैल्यू है, लेकिन इसे हम अपरिमेय संख्याओं की श्रेणी में रखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है संपूर्ण संख्याएं। संपूर्ण संख्याएं, इस संपूर्ण संख्या के ऊपर कई बार प्रश्न कंपटीशन एग्जाम के अंदर या हमें खालिस्तान में या सत्य असत्य में देखने को मिल जाते हैं। तो संपूर्ण संख्याएं क्या होती है? संपूर्ण संख्याओं की एक स्पेशल डेफिनेशन है कि वे संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योग संख्याओं के योग से दुगुना, संख्या के योग से दुगना हो तो वे संख्याएं हमारी संपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर, कभी कभी अंग्रेजी में भी यह लिखा हुआ मिल जाता है, परफेक्ट नंबर कहलाती है, परफेक्ट संख्याएं कहलाती है। जैसे मान लीजिए 6 लेते हैं हम, 6 के फैक्टर देखते हैं। 6 के फैक्टर में एक 1 आता है, एक 2 आता है, एक 3 आता है और एक 6 आता है। एक 1 2 और 3 और 6 हम इनको जोड़ते हैं। तो 1 + 2 + 3 + 6 जब इनको जोड़ा जाएगा तो 2 और 1 3 और 3 6 और 6 12, मतलब ये 6 का दुगना है। संख्या का दुगना उसके फैक्टर्स का योग यदि संख्या से दुगना हो तो वह संख्या संपूर्ण संख्या कहलाती है। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, हम कोई भी संख्या को संपूर्ण संख्या तब कहेंगे जब हम उस संख्या के सभी फैक्टर्स को जोड़ेंगे और उसका जो जोड़ है वो संख्या से दुगना अगर आ जाता है तो वह संपूर्ण संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो यहां पर संपूर्ण संख्या की ये डेफिनेशन बनती है और संपूर्ण संख्या स्टार्ट 6 से होती है। इसके बाद और भी आपको संपूर्ण संख्याएं मिल जाएगी, लेकिन सबसे छोटी संपूर्ण संख्या आपको 6 के रूप में ही मिलती है, जो मैंने उदाहरण के रूप में यहां पर लिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है, यहाँ पर हम देख चुके हैं इतने प्रकार की संख्याएं होती है और वे सारी संख्याएं मिलकर, ये सारा जितना मैंने लिखा है ये सारी वास्तविक संख्याओं की श्रेणी में आती है। ये सारी संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अंदर ही समाहित है। इन सारी संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। हमने स्टार्टिंग में लेक्चर के कहा था आपसे कि हम जनरली दिन भर की दिनचर्या में, गणित के लिखने में, कॉपी के अंदर जहां भी कोई संख्या का यूज करते हैं वे सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं ही है, लेकिन ये इसके टाइप्स हैं, इसके अंदर इतने प्रकार के वेरिएशन आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक मैंने चार्ट बनाया, इस चार्ट के माध्यम से आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा। इस प्रकार का चार्ट आप अपनी कॉपी के अंदर भी बनाइए और उसे थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, इसका डिजाइन बदल के बनाइए। आप गोले के रूप में बना सकते हैं, जिस भी प्रकार से चाहें, लेकिन एक चार्ट बनाइए, यह आपकी समझ को और ज़्यादा बेहतर करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लिया है प्राकृत संख्याएं। यहाँ पर लिया है नंबर 1 पे प्राकृत
संख्याएं ये आपके नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। इस बॉक्स के बाहर ये एक बड़ा बॉक्स है, इस बड़े बॉक्स के अंदर ये छोटा बॉक्स है, मतलब पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं। मतलब पूर्ण संख्याओं के अंदर प्राकृत संख्याएं, हमने देखा था कि पूर्ण संख्या 0 से चालू होती है और 1 2 3 4 वगैरह आगे बढ़ती रहती है। तो नेचुरल नंबर प्लस 0, हम कह सकते हैं कि होल नंबर की डेफिनेशन में 0 एंड ऑल नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर और साथ में अगर 0 को रख लिया जाए तो हमारे होल नंबर बन जाते हैं। इसी प्रकार पूर्णांक के अंदर हम सारे नेगेटिव 0 और सारे पॉजिटिव और 0 हमारे होल के अंदर मिल जाते हैं। ये आपके पॉजिटिव नंबर हो गए, नेचुरल नंबर आपके पॉजिटिव नंबर है, ये सब आपके पॉजिटिव है और ये आपका 0 हो गया। इसके साथ में अगर नेगेटिव नंबर और ऐड कर दिए जाए तो वो सारे बन जाते हैं पूर्णांक z। तो सारे नेचुरल नंबर पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याओं के अंदर सभी नेचुरल नंबर पाए जाते हैं और नेचुरल नंबर सारे के सारे पूर्ण संख्याओं में आपको मिल जाएगी और सारे पूर्ण और नेचुरल मिलकर पूर्णांक बनते हैं। और पूर्णांक के अंदर एक चीज और ऐड हो जाती है, वो है ऋणात्मक नंबर, नेगेटिव नंबर्स भी सारे इसके अंदर ऐड हो जाए तो हमारा z बन जाता है, मतलब पूर्णांक बन जाता है। आपको बात समझ में आ गई होगी कि n से मिलकर हमारा जो बना है पूर्ण संख्याएं बना है, मतलब n के प्लस में 0 और जोड़ दिया तो पूर्ण संख्याएं बन जाती है और पूर्ण संख्या के प्लस में अगर नेगेटिव नंबर्स और जोड़ दिए जाए उसके अंदर, ये सारे नेगेटिव को सम्मिलित कर लिया जाए तो एक पूर्णांक संख्या बन जाती है। और पूर्णांक के बाद यहाँ पर ये सारी संख्याएं मिलकर परिमेय संख्याएं बनाती है, लेकिन उसके साथ एक शर्त जुड़ जाती है, Q नॉट इक्वल टू 0 की, Q नॉट इक्वल टू 0 की शर्त बनती है। उसके बाद ये सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। आप कहेंगे कि -2 क्या परिमेय संख्या है, तो यस -2 भी एक परिमेय संख्या है। हम पहले देख चुके हैं, फिर एक बार देख लेते हैं, क्या -2 एक परिमेय संख्या है? यस, -2 एक परिमेय संख्या है। आपने तो कहा था सर कि ये P/Q के रूप में होती है और Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, लेकिन ऐसा कुछ तो इसके अंदर दिख नहीं रहा है। यहाँ पर P की वैल्यू तो है लेकिन Q की वैल्यू नहीं दिख रही, तो यहाँ पर जो Q की वैल्यू है वो 1 होती है, इसलिए यह भी एक परिमेय संख्या है। तो सारी पूर्णांक जो है परिमेय संख्याओं के अंदर समाहित होती है। ये चार्ट बता रहा है, ये बढ़ते क्रम में है कि ये बॉक्स इसके अंदर है और ये बॉक्स इसके अंदर है और ये तीनों बॉक्स इसके इस बॉक्स के अंदर है और ये चारों बॉक्स वास्तविक संख्याओं के अंदर है। मतलब इन चारों बॉक्स की जो संख्याएं है वे सभी रियल नंबर्स कहलाते हैं। इसके बाद वास्तविक संख्याओं में यहाँ पर एक और श्रेणी आती है अपरिमेय संख्याओं की। ये सारी अपरिमेय नहीं है, लेकिन परिमेय और अपरिमेय मिलकर आपकी वास्तविक संख्याएं बनती है। तो आप इस चार्ट की मदद से इसे बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो ये हमारा जो है आज का सेशन था, जिसके अंदर मैंने आपको इसका डेफिनेशन बताया कि इसका क्या डेफिनेशन होता है, इसका क्या प्रस्तावना है। हम थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर दशमलव के रूप में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को किस प्रकार से लिखा जाता है मैंने आपको वहाँ पर क्लियर कर दिया था, लेकिन थोड़ा सा और चलते चलते बता दूं, क्योंकि ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर का बेस होने वाला है। हमने अभी देखा था कि 3 प्रकार से हम P/Q को लिख सकते हैं। किस प्रकार से लिख सकते हैं? 0 मैंने लिखा था 2 3, तो ये आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ कि आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन में P/Q को आप इस प्रकार से, आपका आंसर P/Q का आ सकता है कि 0.2 3 6 5 या 6 7 और यहाँ पर आपका भाग एंड हो जाता है, यहाँ पर आपका भाग खत्म हो जाता है, रिमाइंडर 0 हो जाता है। रिमाइंडर जब 0 हो जाता है तो यहाँ पर भाग खत्म हो जाता है। और तीसरी स्थिति हमने देखी थी कि P/Q में हम 0.2 3 6 5 4 7 और इस प्रकार से भाग की प्रक्रिया को आगे की ओर चलाते रहेंगे और ना तो रिमाइंडर खत्म होगा ना ही हमारा आंसर खत्म होगा। तो हमें यहाँ पर एक लास्ट स्टेज नहीं मिल पाएगी जहां पर कोई भाग खत्म हो। तो ऐसी कंडीशन, ये तीसरी कंडीशन, और इसे हम रखते हैं अपरिमेय संख्याओं की श्रेणी में और इन दोनों को रखते हैं हम परिमेय संख्याओं की श्रेणी में, क्योंकि यहाँ पर एक बार ये हो गया, उसके बाद में यहाँ पर मान लीजिए ये वापस से 2 3 6 4 6 7 आ गया, मतलब ये इसके ऊपर बार के रूप में फिनिश हो जाता है। सॉरी, ये बार वाला यहाँ पर हो गया था, ये ऑलरेडी इसको डबल से लिख दिया मैंने,
ये बार वाला यहाँ पर हो गया और ये भाग का एंड हो गया और इसमें भाग चल रहा है। तो ये 3 तरह की कंडीशन हमारे पास P/Q के रूप में मिल सकती है। तो P/Q में इस प्रकार से हम इसको अपरिमेय संख्याओं की श्रेणी में लेकर जाएंगे। तो ये हमारी आज के चैप्टर नंबर 1 10th का, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, उसका प्रस्तावना डिस्कस किया, उसका बेसिक्स देखा जो हम 9th क्लास में कहीं छोड़कर आए थे, उसकी थोड़ी सी भूल भुलैया जो हमसे हुई थी उसको कंप्लीट हमने यहाँ पर कर लिया है, ताकि हमारा जो अगला पार्ट हो, जब हम उस वीडियो को देखें अगला वीडियो और आप नेक्स्ट लेक्चर जब अटेंड करें तो आपको कंप्लीट पिछला याद हो और उसकी समझ हो, उसके बेस पर ही हमारा जो है चैप्टर बेहतर समझ में आएगा। तो ये हमारा आज का प्रस्तावना था। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर मैं आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में पूरी डिटेल जानकारी बताऊंगा कि ये लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस सेकंड लेक्चर के ऊपर ही आपका पूरा का पूरे लेसन का बेस होने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच। यदि आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये लेक्चर आपने पहली बार अटेंड किया है, तो आप मुझे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और देखते रहिए कंटिन्यू। विश्वास दिलाता हूं कि आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट निश्चित ही मिल पाएगा। थैंक यू वेरी मच।